चलिए देखते हैं जियोग्राफी के एनसीईआरटी क्लास 10 के 4th चैप्टर है। चैप्टर का नाम है कृषि। तो कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त या विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि भी निर्यात किया जाता है। क्या आप कृषिगत कच्चे माल पर आधारित कुछ उद्योगों के नाम बता सकते हैं? कृषि का प्रकार देखें तो कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्यिक खेती तक कृषि का अनेक प्रकार है। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए गए हैं, जैसे प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। तो इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जा रही है। और प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों में आदमी कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, डालों और खुदाई करने वाले छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। और इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। यह कर्तन दहन कृषि है और किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज और अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता व शक्ति बढ़ जाती है। चूँकि किसान उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों के प्रयोग नहीं करता है, चूँकि किसान उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक कृषि के उत्पादकता का प्रयोग नहीं करता है और इसलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम होती है। और देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। उत्तर पूर्वी राज्यों में असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कृषि कहते हैं। और परिणाम में पामलू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कृषि कहते हैं। झूम कृषि देखें तो कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मशोलो, इंडोनेशिया में लद्दाख और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। भारत में भी यह प्रारंभिक किस्म की खेती और अनेक नामों से जानी जाती है, जैसे मध्य प्रदेश में इसे बेबर या दहिया कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में पोडू अथवा पेढ़ा कहा जाता है, उड़ीसा में पामाडाबी या कोमान कहा जाता है या बरीगा कहा जाता है, पश्चिम घाट में इसे कुमारी कहा जाता है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बालेर या बाल्टेर कहा जाता है और हिमाचल प्रदेश में खीलिया कहा जाता है, झारखंड में कोरवा और उत्तर पूर्वी प्रदेश में झूम कृषि कहा जाता है। रिंझा अंश में डीफू के बाहरी क्षेत्र में अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती है। कुछ कहानी दिया गया और वह अपने परिवार के सदस्यों द्वारा एक भूमि के टुकड़े पर उगी वनस्पति को काटकर वह जलाकर साफ कर देखकर आनंद का अनुभव करती थी। वह प्रायः परिवार के सदस्यों के साथ बांस के नाले द्वारा झरनों से पानी लाकर अपने खेत को सिंचित करने में सहायता करती थी और वह अपने परिस्थिति से लगाव रखती थी और जब वह परिस्थान से लगाव रखती थी और जब तक संभव हो यहाँ तक रहना चाहती थी। और परंतु इस छोटे बच्ची को अपने खेत में मिट्टी की धरती उर्वरता के बारे में कुछ पता नहीं था, जिससे के कारण उसके परिवार को अगले वर्ष नए भूमि के टुकड़े की तलाश करनी पड़ी। क्या आप बता सकते हैं कि रिंझा का परिवार किस प्रकार की कृषि कर रहा है? और क्या आप उन फसलों के नाम बता सकते हैं जो इस प्रकार की कृषि में उगाई जाती है? देखते हैं दूसरा है गहन जीविका कृषि। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है और यह श्रम गहन खेती है जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। क्या आप भारत के कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ इस प्रकार की कृषि की जाती है? भूस्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोते का आकार छोटा और लाभप्रद होता जा रहा है
और किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण किसानों के पास वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं, अतः कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव पड़ता है। उसके बाद वाणिज्यिक कृषि है। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, परंतु इंडोनेशिया में ओडिशा में यह एक जीविका फसल है। क्या आप इन फसलों के कुछ और उदाहरण दे सकते हैं जो एक प्रदेश में वाणिज्यिक फसल के रूप में और दूसरे प्रदेश में जीविका फसल के रूप में उगाई जाती है? रोपण कृषि की एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती ही है रोपण कृषि, और इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरा पृष्ठ है, और रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जो अत्यधिक कृषि और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग के कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारत में चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण की फसलें हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफी और वहाँ की मुख्य रोपण फसलें हैं। चूँकि रोपण कृषि में उत्पादक बिक्री के लिए होता है और इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधन से संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उसके बाद शास्त्रीय प्रारूप देखें तो अपने भारत की भौतिक विविधताओं और संस्कृतियों को बहुलता के संबंध में अध्ययन किया है आपने, और यह देश में कृषि पद्धति और सस्य प्रारूप में प्रतिबिंबित होता है। इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। भारत में 3 अनुशस्य ऋतुएं हैं जो इस प्रकार है: रबी, खरीफ और जायद। रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य तक काटा जाता है। गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों कुछ मुख्य रबी फसलें हैं। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं। उत्तर और उत्तरी पश्चिमी राज्य में जैसे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य है। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी इन विक्षोभों से होने वाली वर्षा इन क्षेत्रों के इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता को प्रयुक्त रबी फसलों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक है। और खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है और सितंबर से अक्टूबर में काट ली जाती है। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलें हैं जैसे चावल है, मक्का, बाजरा है, ज्वार है, तूर यानी अरहर है, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल है। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, विशेष कोंकण तटीय क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है। असम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में धान की 3 फसलें हैं, औश, अमन और बोरो बोई जाती है। रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूज, खीरे, सब्जी और चाय की फसलें की खेती की जाती है। गन्ने का फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लग जाता है। मुख्य फसलें देखें तो भारत के मुख्य फसलों में मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और खाद्य फसलें उगाई जाती है। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें जैसे चावल है, गेहूँ, मोटे अनाज है, और उसके बाद दालें हैं, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट इत्यादि है। चावल के बारे में देखें तो भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है और हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है और यह एक खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान यानी 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और अधिक आर्द्रता यानी 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्र में इससे सिंचाई करके उगाया जाता है। और चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की संघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में
चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। गेहूं के बारे में देखें तो गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है जो भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिम भागों में पैदा की जाती है। और रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय के लिए धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए सामान्य रूप से वितरित 50 से 70 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। और देश में गेहूं उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र हैं, जैसे उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश है। और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के कुछ भाग गेहूं पैदा करने वाले मुख्य राज्य हैं। मोटे अनाज के बारे में देखें, ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज है। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है परंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। उदाहरणतः रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषण और भूसी मिलती है। और क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार क्षेत्र की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है। अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसके के प्रमुख उत्पादन राज्य है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश है। बाजरा के बारे में देखें तो यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य है। रागी शुष्क प्रदेशों की एक फसल है और यह लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह से उगाई जाती है। रागी के मुख्य उत्पादक राज्य हैं कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश से। मक्का देखें तो यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों के रूप में प्रयोग की जाती है। यह एक खरीफ फसल है मक्का और जो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुराने जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी तरह से उगाई जाती है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेशों जैसे उच्च पैदावार में देने वाले बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। दालें देखें तो भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है। शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती है। तूर यानी अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की मुख्य दलहनीय फसल है। और क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी दालें खरीफ में और कौन सी दालें रबी में उगाई जाती है? दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है और उन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जाता है। फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती है। अतः इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन में बोया जाता है। और भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य उत्पादन के बारे में देखें, जैसे गन्ना के बारे में। गन्ना एक उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय फसल है और यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के तापमान और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। कम वर्षा वाले प्रदेश में सिंचाई की आवश्यकता होती है। इन्हें अनेक मिट्टी में उगाया जा सकता है तथा इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफी शारीरिक परिश्रम की आवश्यकता होती है। ब्राजील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यह चीनी, गुड़, खांड, साड़ी और शीरा बनाने में काम आती है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ना के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। तिलहन के बारे में तो 2018 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। सन 2018 में तोरिया के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था। देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनोला, अलसी और सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें हैं। इनमें से अधिकतर खाद्य है और खाने बनाने में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इनमें से कुछ तेल के बीजों को साबुन, प्रसाधन यानी श्रृंगार का सामान और उपटन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। मूंगफली खरीफ की फसल है तथा देश में मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से
इसी फसल से प्राप्त होती है। गुजरात मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है। इसके अतिरिक्त राजस्थान और तमिलनाडु मूंगफली के अन्य मुख्य उत्पादक राज्य हैं। 2019 से 2020 के हिसाब से और अलसी और सरसों रबी की फसल है। तिल उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। अरंडी खरीफ और रबी दोनों ही फसल ऋतुओं में बोया जाता है। चाय के बारे में देखें तो चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है। यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत में लाए थे और आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलाव क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर उष्ण, नम और पला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती है और चाय एक श्रम सघन उद्योग है। इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान में ही संसाधित की जाती हैं। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में असम, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिले की पहाड़ियां और तमिलनाडु और केरल है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी होता है। उत्तराखंड, मेघालय और आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। सन 2018 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा राज्य उत्पादक था। और कॉफ़ी के बारे में देखें तो भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। अब इस किस्म की कॉफ़ी की विश्व भर में अधिक मांग है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बुदन पहाड़ियों से हुई और आज भी इसकी खेती नीलगिरी पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। बागवानी फसलें देखें तो सन 2018 में भारत विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान था। और भारत उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय, उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक है। भारतीय फलों जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में आम, नागपुर और चेरापूंजी यानी मेघालय के संतरे हैं। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के आम प्रसिद्ध है। नागपुर और चेरापूंजी यानी मेघालय के संतरे हैं और केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले हैं और उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची है। मेघालय के अनारस है तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर और तथा हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के सेब हैं और नाशपाती हैं। खुबानी और अखरोट की विश्व भर में बहुत ही सी मांगे हैं। भारत का मटर, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैगन और आलू उत्पादन में प्रमुख स्थान है। इन खदान फसलें देखें। रबर के बारे में देखें तो रबर भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है परंतु विश्व परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। रबर एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो कि उद्योगों में प्रयुक्त की जाती है। इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। और उसके बाद रेशेदार फसलें देखें। कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली 4 प्रमुख रेशेदार फसलें। इनमें से पहली 3 मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती है और चौथा रेशम के कीट के कोकून से प्राप्त होता है। और जो मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पर लगता है और रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीटों का पालन रेशम उत्पादक कहलाता है। उसके बाद कपास देखें। भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योगों में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। कपास उत्पादन में भारत की विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। 2017 के हिसाब से दक्कन पठार के उच्चतर स्तर में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए प्रयुक्त मानी जाती है। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई, 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। यह खरीफ की फसल है और
इसे पक कर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य है। जूट के बारे में देखें, जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहाँ हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती है। इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और ओडिशा तथा मेघालय जूट के कुछ मुख्य उत्पादक राज्य हैं। इसका प्रयोग बोरिया, चटाई, रस्सी, तंतु और धागे, गलीचे और दूसरी दस्तकारी की वस्तुएं बनाने में किया जाता है। इसकी उच्च तापमान, इसकी उच्च लागत के कारण और कृत्रिम रेशे और पैकिंग सामग्री, विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग कम हो जाती है। उसके बाद प्रौद्योगिकी की संस्थागत सुधार देखें। जैसे कि पहले बताया गया है कि भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग में कृषि का विकास अवरुद्ध हो जाता है और तथा इसकी गति मंद हो जाती है। सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत भी देश के एक बहुत बड़े भाग में अभी भी किसान खेती बाड़ी के लिए मानसून और भूमि के प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है और बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह एक महत्वपूर्ण चुनौती भी है। 60% से भी अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ गंभीर तकनीकी एवं संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों को अनुचंद चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारों और समाप्त करने को प्राथमिकता दी गई है और प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण यह टुकड़ों में बढ़ती जा रही थी, जिससे चकबंदी करना अनिवार्य था और भूमि सुधार के कानून तो बने, परंतु इसके लागू करने में ढीली की गई है। और 1960 और 1970 के दशक में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति यानी ऑपरेशन फ्लड जैसे कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियां आरंभ की गई, परंतु इसके कारण विकास कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गई। इसलिए 1980 और 1990 के दशक में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू की गया, जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम में सूखा, चक्रवात, बाढ़, आग तथा बीमारी के लिए भी फसल बीमा के प्रावधान और किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियां और बैंकों की स्थापना सीमित थी। और किसान के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना शुरू किया और इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारियों के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। किसानों के बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार घोषणा करती है। और भूदान ग्रामदान क्या है? महात्मा गांधी ने विनोबा भावे, जिन्होंने उन्हीं के सत्याग्रह में सबसे निष्ठावान सत्याग्रही की तरह भाग लिया था, को उनका अपना आध्यात्मिक उत्तरदायित्व का घोषणा किया था और उनकी गांधी जी के ग्राम स्वराज अवधारणा में भी गहरी आस्था थी। गांधी जी की शहादत के बारे में उनके संदेश को लोगों तक पहुंचने के लिए विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश की पदयात्रा की थी। और एक बार जब वे आंध्र प्रदेश के एक गांव बेचल मलपल्ली में बोल रहे थे तो कुछ भूमिहीन गरीब ग्रामीणों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। विनोबा भावे ने उनसे तुरंत कोई वादा तो नहीं किया, परंतु उनको आश्वासन दिया कि यदि वे सहकारी खेती करें तो वे भारत सरकार से बात करके उनके लिए जमीन मुहैया कराएंगे। अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े हुए और उन्होंने 80 भूमिहीन प्रणालियों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की और इसे भूदान के नाम से जाना जाता है। बाद में विनोबा भावे ने यात्राएं की और अपना यह विचार पूरे देश में यानी भारत में फैलाया और कुछ जमींदारों ने जो अनेक गांवों के
मालिक थे। भूमिहीन को पूरा गांव देने की पेशकश की गई और इसे ग्रामदान कहा गया, परंतु कुछ जमींदारों ने तो भूमि सीमा कानून से बचने के लिए अपनी भूमि का हिस्सा दान किया था। और विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन शक्ति का भी नाम दिया जाता है।